रिवीजन कैसे करनी पड़ेगी आपको, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये स्टेटमेंट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्टेटमेंट आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम देख रहे हैं साइंस 1 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे पहला चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। अब ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, इसमें से आपको स्टेट बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है क्वेश्चन डिफिनेशन रिगार्डिंग। तो डेफिनेशन जो है, तो सबसे पहली डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है कि अगर अर्थ है तो फोर्स अगर डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर अगर है तो उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, नोटबुक में आपके ये क्वेश्चंस लिखना है और इसके आगे सिंपल एक डायग्राम निकालनी है। ओके, तो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन। फ्री फॉल क्या होता है कि अगर मैं पेन छोड़ रहा हूं तो ये पेन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं यहां क्या कहूंगा कि ओनली ग्रेविटी अप्लाई, गॉट इट और नॉट, ओनली ग्रेविटी अप्लाई। ओके, ये हो गया फ्री फॉल की डेफिनेशन। थर्ड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर फैन घूम रहा है तो उसकी स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसी को कहते हैं कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। उसके बाद में है केपलर्स के लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, so many times asked in the examination। अब केपलर्स के कितने लॉ है भैया, 3 लॉ है। उसमें से फर्स्ट लॉ जो है, तो फर्स्ट लॉ देखो, केपलर्स लॉ क्या कहता है, ये सन है और ये जो प्लैनेट है दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और ये जो प्लैनेट है वो प्लैनेट रिवॉल्व कैसे हो रहा है, इलिप्टिकल ऑर्डर, क्या फॉर्म कर रहा है, वो इलिप्स फॉर्म कर रहा है। तो ये पहले लॉ में उसने क्या कहा है कि जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है वो क्या है, दैट इज इलिप्स है, क्या है, इलिप्स है। ऐसे फर्स्ट लॉ में उसने कहा है। सेकेंड लॉ में उसने क्या कहा है कि ये जो इसका इक्वल, ये जो टाइम है इसका यहाँ पर कवर किया, तो ये कैसा है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ये जो तीनों पोर्शन है वो कैसे है, इक्वल एरिया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे इतना लिख देना। ओके, अब थर्ड लॉ है दैट इज टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसमें क्या कहा है, देखो टी मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, सही बात है। और आर मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, सन एंड प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो सेंटेंस कैसे याद करना, देखो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए एक बार, स्क्वेयर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। तो देखो सबसे पहले चीज कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के आगे आपको इसे डायग्राम ड्रॉ करनी है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सही बात है। फ्री फॉल में क्या हो रहा है, ओनली ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके ऊपर ओनली ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल फैन। देन नेक्स्ट है केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ रिगार्डिंग है इलिप्स, मतलब ये क्या फॉर्म करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर्म करता है। देन इसको जो टाइम लगता है वो कैसा होता है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। और थर्ड है दैट इज स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप IMP लिख दीजिए, मोस्ट IMP लिखा तो भी चलेगा, वेरी IMP और मोस्ट IMP। अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या कहा है कि सपोज सन है, ये क्या है, सपोज सन है, ओके, और ये क्या है, सपोज अर्थ है, ये क्या है, सपोज अर्थ है, ठीक है। तो सन का मास क्या है, दैट इज m1, और अर्थ का मास क्या है, m2। तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो फोर्स है
फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, m1 और m2 के प्रोडक्ट को, मतलब मासेस के प्रोडक्ट को, मतलब m1 एंड m2 इनके प्रोडक्ट को कैसा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनमें से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, d, और उसका क्या है, स्क्वायर है। तो देखो स्टेटमेंट कैसा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया तो आपको जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है वो याद हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या किया था उन्होंने, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर इज इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम लेते हैं g कांस्टेंट, और इधर वैल्यू क्या है, दैट इज m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर। तो ये हो गया इसका फाइनल स्टेटमेंट। और g जो हमने कांस्टेंट लिया है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे लिख लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 6.6743 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन देखो क्या होता है बोर्ड में, ये है g की वैल्यू, मतलब ये है कैपिटल G, ओके, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है स्मॉल g, तो स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए मैं प्रॉपरली लिख के देता हूँ कि स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अब ये जो बहुत से बच्चे जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा होता है और हम आंसर कुछ और लिख के आते हैं, उसके पीछे का रीजन हम देखते हैं। ये जो एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन है इसमें कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक एक ही है एस्केप वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चन 3 या फिर 4 तैयार होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं कोई चीज, सपोज रॉकेट यहाँ से मतलब जमीन से अगर रॉकेट आसमान में जा रहा है तो वो ऑर्बिट जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट के बाहर चला जाएगा, मतलब एस्केप फॉरएवर। तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आसमान में फेंक दिया तो वो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट के हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि एस्केप फॉरएवर। यहाँ पर हम टर्म क्या लिखेंगे, एस्केप फॉरएवर, हमेशा के लिए वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा ऑर्बिट के बाहर, उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये पहला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा डेफिनेशन रिगार्डिंग। सेकंड है उसका फॉर्मूला क्या है, VE √2gm अपॉन r, √2gm/r। VE मतलब एस्केप वेलोसिटी, इज इक्वल टू √2gm/r। तो G मतलब क्या है, ये एस्केप वेलोसिटी अगर हम अर्थ के बारे में देख रहे हैं तो G की वैल्यू क्या बनेगी, 6.67 इंटू 10⁻11। m बोले तो मास ऑफ द अर्थ, और r बोले तो रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। तो ये सभी वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे और जनरेट हो जाएगा कि वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन क्या तैयार हो जाएगा, वैल्यू। तो VE की वैल्यू जो है वो अर्थ पर कितनी है, अगर ये G की वैल्यू, m की वैल्यू, r की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब देखो एक सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर की उस ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड रही तो ही वो एस्केप वेलोसिटी, मतलब तो ही वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जा सकता है। गॉट इट और नॉट। तो देखो मैक्सिमम टाइम्स हम क्या करते हैं, हम क्या एग्जामिनेशन में करते हैं कि अगर हमने डेफिनेशन लर्न कर रखी है एस्केप वेलोसिटी की और अगर उन्होंने आपको फॉर्मूला पूछा या फिर वैल्यू पूछी तो हम सिर्फ डेफिनेशन लिख के आते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट जो है उसने पूछा क्या है उसके ऊपर जोर देना बहुत जरूरी चीज है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने 3 क्वेश्चन जनरेट किए थे। पहला है डेफिनेशन, सेकंड है उसका फॉर्मूला और थर्ड है उसकी वैल्यू। तो ये तीनों चीजें पर प्रॉपरली ख्याल करना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये होता है स्मॉल g। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 कंसेप्ट दिए। फर्स्ट कंसेप्ट दिया है
वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकेंड नंबर पे टॉपिक दिया आपको कि अर्थ के सरफेस पर से अगर आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, तो अबव द अर्थ सरफेस पर वैल्यू जी की वैल्यू क्या होती जाएंगी, डिक्रीजेस, क्या होती जाएगी, डिक्रीजेस। ओके, और थर्ड कंसेप्ट आपको दिया है कि वैल्यू ऑफ जी टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड सेंटर, तो यहाँ पर वैल्यू जो जी की वो यहाँ पर भी क्या होती जाएंगी, दैट इज डिक्रीज होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, डिक्रीज। तो कंसेप्ट क्या है देख लो कि अगर सरफेस ऑफ द अर्थ है यहाँ पर वैल्यू बनेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप सरफेस से अबव जा रहे हैं तो वैल्यू गोज टू डिक्रीजेस, और अगर आप सरफेस पे अगर मतलब टूवर्ड द सेंटर जा रहे हैं अर्थ के तो वैल्यू ऑल्सो डिक्रीजेस। गॉट इट और नॉट? तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये एक नोटबुक पे आपको लिखना है, और 8 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, 15 दिनों बाद सिर्फ 2 मिनट में इसके ऊपर रिवीजन करना है। अब देखिए कितना अच्छा आपको रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया है कि फर्स्ट दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। रिवीजन कैसे करनी पड़ेगी आपको, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। तो ये स्टेटमेंट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्टेटमेंट आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक हो जाएगा, समझे? तो इसीलिए आप जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद में आपकी रिवीजन नहीं होती है, इसीलिए आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं रहता है।